Hello everyone, myself S.B. Kannauji, Assistant Professor Botany, Government Gundadhur, PG College, Kondagaon. Today's my topic is एंडोस्पर्म। तो आज हम एंडोस्पर्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, उन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव फूड स्टोरेज ऑर्गन होता है जो एम्ब्रायो को डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन प्रदान करता है। सामान्यतः एम्ब्रायो के न्यूट्रिशन देने के पश्चात एंडोस्पर्म जो है या तो समाप्त हो जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के पश्चात भी सीड में शेष बचे हुए रहते हैं। ऐसे प्लांट को हम एंडोस्पर्मिक प्लांट या ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। और यही एंडोस्पर्म आगे चल करके बीज को जर्मिनेशन के समय न्यूट्रिशन प्रदान करता है और यही फूड स्टोरेज मटेरियल जो होता है एंडोस्पर्म, जो स्टोर फूड हमारे खाने के लिए भी अनाज के रूप में काम आता है। मुख्य रूप से एंडोस्पर्मिक प्लांट जिसमें हम एंडोस्पर्म खाते हैं, जो कॉमनली हम सब जानते हैं, वो है एग्जाम्पल राइस, मैज, wheat एंड कोकोनट। तो ये कॉमनली प्लांट है जिसके हम एंडोस्पर्म का भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो हम इसका एंडोस्पर्म क्या है इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। एंडोस्पर्म इज a nutritive food storage organ and developed after fertilization by double fertilization or triplet fusion, also called post fertilization event। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म होते हैं एक तरह से न्यूट्रिटिव फूड स्टोरेज ऑर्गन होते हैं जो एम्ब्रायो को डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन प्रदान करता है। सामान्यतः एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जाइगोट से होता है, लेकिन जाइगोट के बनने के पश्चात एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। परंतु जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वह एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से पहले होता है और इसी कारण ये डेवलप्ड जो एंडोस्पर्म है वह एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के समय वह उसको फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो एंडोस्पर्म है वह एम्ब्रायो के न्यूट्रिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम देखते हैं कि यह एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। कॉमनली बात है कि एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक। सामान्यतः पाई जाने वाला जो एम्ब्रायोसेक होता है वह 7 सेल्यूलर 8 न्यूक्लियर एम्ब्रायोसेक। ये होता है 7 सेल्यूलर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक जो निम्न पार्ट से मिलकर के बने हुए होते हैं। एज एपरेटस जो वाला जो साइड होता है उसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड और नीचे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है चेलाजल इंड। यहाँ पर एक न्यूक्लियस
एग न्यूक्लियस से दो सिनर्जिड सेल उससे लगे हुए होते हैं, सिनर्जिड सेल। सेंटर में पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई या इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। सबसे नीचे पाया जाता है चौराजल इंड में, इसको बोलते हैं अपन एंटीपोडल सेल। तो इस तरह से एक एम्ब्रायोस्टेक का स्ट्रक्चर होता है। हम देखते हैं जब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो दो मेल न्यूक्लियाई जो पोलन ट्यूब के अंदर में स्थित होता है, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है, तो एक जो मेल न्यूक्लियाई होता है वह एक सेल या एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके थ्रू वह जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रायो में डेवलप होता है। और जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई होता है इस पोलन ट्यूब में, वह पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और यह बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन का यह निर्माण करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो एंडोस्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वह फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इस कारण हम इसको आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे भ्रूण का बनना, बीज का बनना, फल का बनना, ये सभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट के रूप में हम इसको जानते हैं। अब देखते हैं कि जो पहला न्यूक्लियस होता है वह एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है मेल न्यूक्लियाई, वह जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ ये फर्टिलाइजेशन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि दो बार फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यही कहलाता है सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस रहते हैं और तीसरा न्यूक्लियस जो मेल गैमेट से आता है और इन तीनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होता है जो कहलाता है ट्रिपलेट फ्यूजन। इस तरह डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपलेट फ्यूजन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके पश्चात ही क्या होता है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है यह लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के एक मैच्योर एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है और यह मैच्योर एंडोस्पर्म आगे चल के एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रदान करने में हेल्प करता है। और जनरली एंजियोस्पर्मी प्लांट में 80% जो प्लांट होते हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये जो एंडोस्पर्म होते हैं वह ट्रिप्लॉइड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है, कुछ अपवाद, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड की जगह पे वह या तो डिप्लॉइड होंगे या पेंटाप्लॉइड होते हैं। एग्जाम्पल ओइनोथेरा, यहाँ पर यह डिप्लॉइड होता है। पीनिया में यह पेंटाप्लॉइड होता है और पेप्रोमिया यहाँ पर यह नोनाप्लॉइड होता है। इसमें 9 या 9x स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जिसमें यह डिफर होता है, जिसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस की जगह में डिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड या नोनाप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब क्या होता है कि जो प्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यह ट्रिप्लॉइड होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के पश्चात ये जो एंडोस्पर्म है वो समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वह सीड में शेष बचे हुए रहते हैं, जो बाद में वह हमें सीड जर्मिनेशन के लिए और न्यूट्रिशन प्रदान करने में सहयोग प्रदान करता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड
मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के रूप में हम डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। मोस्टली डाइकॉट प्लांट जो होते हैं वह नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पे यहाँ फूड मटेरियल जो है वह कोटिलिडन में स्टोरेज रहता है। बट कुछ ऐसे मोनोकॉट प्लांट हैं जिसमें एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता, जो एक तरह से अपवाद है, जैसे कि ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किडेसी फैमिली, ओडेस्टिमेसी फैमिली, ओडोस्टिमेसी फैमिली और ट्रोपेसी फैमिली। तो ये 3 फैमिली है जिसमें एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता है। बट एंडोस्पर्मिक सीड मुख्यतः यह मोनोकॉट प्लांट, जैसे हमने पहले बात किया है वीट, राइस, कोकोनट एक्सेट्रा, इस सब में एंडोस्पर्म पाया जाता है। और इस एंडोस्पर्म का निर्माण जो है बीज में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के पश्चात भी बना रहता है। कुछ एग्जाम्पल है डाइकॉट में भी जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कि कैस्टर, अरंडी, रेसिनस कम्युनिज्म, इन कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की संरचना तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की टाइप की कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यह है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जनरली एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर, दूसरा है सेलुलर और तीसरा है हैलोनियर। तो हम पहला टाइप्स देखते हैं न्यूक्लियर टाइप का। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते क्या है, उसका बनते कैसे हैं, तो हम 2 पॉइंट पे ध्यान देंगे, 2 कंडीशन पे हम ध्यान देंगे कि यह इसका निर्माण कैसे होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें जो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट डिवीजन एंड फर्दर डिवीजन इज न्यूक्लियर। फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन इज न्यूक्लियर। मतलब पहला डो और कुछ आगे तक की डिवीजन क्या होती है, उसमें केवल कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस की नहीं होती। बट एंड लास्ट डिवीजन इज सेल्यूलर। और अंतिम डिवीजन जो होते हैं लास्ट समय, वहां पर क्या होते हैं कि वो सेलुलर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और सेलुलर डिवीजन वहां पर पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर डिवीजन इज पार्शियली, दोनों क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर इज पार्शियली, मतलब कहने मतलब ये है कि न्यूक्लियर और सेलुलर डिवीजन जो है आंशिक रूप से दोनों यहाँ पर पाया जाता है इस डेवलपमेंट में। अब हम इसको डायग्रामेटिक चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा यह डिवाइड होकर के मल्टी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो पहला डिवीजन से 2 सेल, सेकेंड डिवीजन से 4 सेल, 8 सेल और इस तरह से हजारों न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, जो एक सेल के अंदर में स्कैटर्ड होते हैं या फैले हुए होते हैं। इस तरह से अपन देखते हैं कि टोटल डिवीजन कैसे हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया हो रही है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया यहाँ पर नहीं हुई है। तत्पश्चात क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और वह वैक्यूल लार्ज इन साइज में हो जाता है, जिससे जो न्यूक्लियस होते हैं इस सेल के अंदर में, वह न्यूक्लियस क्या होते हैं, पेरीफेरल साइड में क्या होते हैं, यह इस तरह से एकत्र हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और आगे चल करके यही पेरीफेरल साइड में पाए जाने वाले न्यूक्लियस में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। और साइटोकाइनेसिस की क्रिया किस तरह से होती है, पेरीसेंट्रल होती है। मतलब ये सेंटर की ओर से इस तरह से इसमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और सेंटर की ओर से सेल वॉल का फॉर्मेशन होने से एक
सेल्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर एम्ब्रायो पाया जाता है। तो इस तरह से एक मैच्योर न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसमें दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में सेल्यूलर डिवीजन और एक मैच्योर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। मोस्टली इसका कुछ एग्जांपल है कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस, क्रोटेलेरिया, मालवा, कॉक्सीनिया एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में पाए जाते हैं। मेनली अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म जो पाया जाता है उसको हम अगर उदाहरण से समझा सकते हैं तो वह है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा मीन्स क्या होता है? कोकोनट, नारियल। तो नारियल का एंडोस्पर्म कैसा होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो कोकस न्यूसीफेरा है, इस कोकस न्यूसीफेरा में 2 टाइप के एंडोस्पर्म हमको देखने को मिलता है। पहला होता है लिक्विड फॉर्म और दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म। तो जैसे कि नारियल में हम सब जानते हैं कि जो फर्दर प्राइमरी डिवीजन होता है तो शुरुआत में जब इमेच्योर जो होता है नारियल का फल तो हमको देखने को मिलता है कि उसके अंदर में पूरा वाटर भरा हुआ रहता है। मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस का विभाजन होता है, कार्योकाइनेसिस की क्रिया होती है और हजारों की संख्या में फ्री न्यूक्लियाई जो है वह पानी के अंदर में वह सम्मिलित रहती है। और जैसे ही डिवीजन मैचुरेशन के पीरियड में आता है, डिवीजन उसमें होता है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है और बाद में हम देखते हैं कि उसमें एक कोकोनट मीट का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसे हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, सब जानते हैं। तो इस तरह से लिक्विड पार्ट भी इसमें बनता है, दूसरा सॉलिड पार्ट का भी निर्माण होता है। अगर हम नारियल की फल का स्ट्रक्चर पे अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ इस तरह से फल होता है। नारियल का फल की हम बात करते हैं तो इसमें फल जो है 3 पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला पार्ट को कहते हैं हम इपिकार्प, दूसरा पार्ट कहलाता है मीजोकार्प और तीसरा पार्ट कहलाता है एंडोकार्प। तो ये हो गया इपिकार्प, दूसरा हो गया मीजोकार्प और तीसरा हो गया एंडोकार्प। तो ये तीनों मिलकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। जानते हैं इपिकार्प पे चिकना वाला लेयर होता है, मीजोकार्प जहाँ से रेशे प्राप्त होते हैं और एंडोकार्प जो उसके कठोर वाले पार्ट होते हैं उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। ये इसका फल हुआ। अब हम देखते हैं कि फल के जस्ट नीचे में एक 1 लेयर ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं सीड पोड और इसी सीड पोड से फ्यूज होता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? कोकोनट मीट। ये कहलाता है कोकोनट मीट। यह जो है व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर के रूप में सेल्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है और सेंट्रल पार्ट में वैक्यूम पाया जाता है जिसमें या तो प्रारंभिक स्थिति में पानी भरा हुआ होता है, बाद में मैच्योर होने के बाद पानी सूख जाता है और टोटल कोकोनट मीट का निर्माण हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के परिपोल सही तरीके से परिभाषित करने और समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि नारियल में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि नारियल का हम कौन सा पार्ट खाते हैं। तो संभवतः हम देखते हैं कि नारियल में हम एंडोस्पर्म को खाते हैं, परंतु एग्जाम्स में क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन रहते हैं एंडोस्पर्म, सीड, फ्रूट, चौथा अगर रहेगा ऑल एबोव। तो हमको देखने को इसमें मिलता है कि खाते तो एंडोस्पर्म है लेकिन अपन देखते हैं कि जो ब्राउन लेयर का जो सीड कोट होता है और सीड कोट एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो सब मिल करके किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर आएगा सीड, क्योंकि हम नारियल में पूरे सीड को खा जाते हैं, अलग से उसकी छिलका को बाहर नहीं निकालते हैं। इसलिए अगर ये ऑप्शन में सीड है तो सीड, अन्यथा अब एंडोस्पर्म इसका सही आंसर आता है। तो ये इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का जो टाइप है एंडोस्पर्म का, वो है दूसरा सेल्यूलर
एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाती है। जैसे एक न्यूक्लियस बनेंगे, विभाजन होगा, फिर न्यूक्लियस बनेंगे, फिर विभाजन होगा, और इस तरह से एक सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हो गया एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें जैसे ही डिवीजन होगा, डिवीजन होने से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और बीच में साइटोकाइनेसिस क्रिया हो जाएगी। फिर पुनः इसमें विभाजन होगा और 2 से 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लगातार यह डिवाइड होगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 56 और मल्टी नंबर्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। और अंत में हम देखते हैं कि यह एक पूरा मास लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें मल्टी नंबर्स ऑफ सेल्स और इसके अंदर में न्यूक्लियस आ जाते हैं। इस तरह से टोटल सेलुलर फॉर्म को क्रिएट करता है, जिसका नाम इसको बोलते हैं सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म। संभवतः 25% एंडोस्पर्मी प्लांट में इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है पाया जाता है। मुख्यतः इसका एग्जाम्पल है पिटूनिया, इम्पेटियंस। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है जो जिसमें सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का एंडोस्पर्म, जिसको बोलते हैं हैलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। तो थर्ड होगा हैलोबियल एंडोस्पर्म। हैलोबियल एंडोस्पर्म। हैलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है संभवतः 10 से 15% जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है उसमें इस प्रकार के हैलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में इसमें है मोनोकेरिया, हैलोफिला। ये मुख्य रूप से कुछ प्लांट है। और खास करके जो हैलोबी ऑर्डर होता है, हैलोबी ऑर्डर, यहाँ पर इस प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको हैलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं इसका डायग्रामेटिक विभाजन के रूप में। यहाँ पर भी एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यह प्रथम डिवीजन होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी और साथ में साइटोकाइनेसिस होगी, जिससे 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है, एक माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस और दूसरा होता है चिलाजल न्यूक्लियस। देखने को मिलता है कि जो माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस होता है वो लार्ज शेप में होता है, और देन चिलाजल न्यूक्लियस जो है छोटे साइड में नीचे की ओर वहाँ उपस्थित होता है। तो जिस तरह से विभाजन होगा तो लार्ज शेप माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, ये हो गया चिलाजल न्यूक्लियस। क्लियर? अब यहाँ पर सेकंड जो विभाजन होगा वहाँ पर प्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर फिर होगी, और प्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से न्यूक्लियर कैरोकाइनेसिस की क्रिया होगी, परंतु यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होगी। तो लगातार यह भी डिवाइड होकर के दोनों न्यूक्लियस, चिलाजल रिंग वाले भी लगातार मल्टी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो सेल के अंदर पे स्कैटर्ड बिखरे हुए स्थिति में रहते हैं। समटाइम्स देखा गया है कि चिलाजल रिंग पे जो न्यूक्लियस होता है वह डिवाइड नहीं होता है, कुछ प्लांट में डिवाइड नहीं होता है, पर सामान्यतः जब होता है डिवीजन तो दोनों में डिवीजन होगा और डिवीजन होकर के हजारों की संख्या में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। तत्पश्चात ये जो माइक्रोपाइलर एंड का और चिलाजल एंड का दोनों न्यूक्लियस है वह पेरिफेरल सेंट्रल की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बीच में वैक्यूम बनता है, और इस तरह से सेम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह यह पेरिफेरल न्यूक्लियस या पेरिफेरल साइड में इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया पुनः होती है, और साइटोकाइनेसिस की क्रिया होने पर अपन को देखने को मिलता है कि पेरिफेरल रीजन में पुनः इसमें एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से यह एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। सेम यहाँ पर चिलाजल रिंग के न्यूक्लियस भी विभाजित होता है, अगर विभाजित होता है उसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे मोनोकेरिया और हैलोफिला, यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड की कुछ कोशिकाएं हैं वह विभाजित होती है, और विभाजित होकर के माइक्रोपाइलर हास्टोरियम का निर्माण कर लेता है। माइक्रोपाइलर हास्टोरिया यह डेवलपमेंट की जब होता है एंडोस्पर्म का, उस टाइम में यह इसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है।
तो इस तरह से ये हमारा तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म कंप्लीट होता है। अब हम कुछ विशेष प्रकार के एंडोस्पर्म्स जो टर्मिनोलॉजी हमको देखने को मिलता है हम उस पर चर्चा करेंगे। स्पेशल टाइप्स के एंडोस्पर्म पर बात करेंगे। तो पहला है रूमिनेट एंडोस्पर्म। तो रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या होता है? तो क्या होता है, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का जो लेयर होता है वह मुख्यतः स्मूथ होता है, परंतु कुछ केसेस में देखा गया है कि यह इरेगुलरली डिवाइड होता है और इरेगुलरली डिवाइड होने से इसमें फोल्डिंग पैदा हो जाता है और जिससे दो लेयर बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रिजेज और फरोज का निर्माण हो जाता है। रिजेज और फरोज, रिजेज और फरोज का निर्माण हो जाता है, मतलब एक उभार और गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर है अपन को कैसा दिखता है, जिगजैग या अनफोल्डिंग स्टेज में दिखाई देता है। से एग्जांपल मिरिस्टिका फ्रेगेंस। मिरिस्टिका फ्रेगेंस जायफल है, इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो सीड होता है, इसका सीड में हम देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वह इस तरह से कटा पिटा स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जिसमें रिजेज और फरोज के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। इस तरह से रिजेज और इस तरह से गड्ढा, इसको बोलते हैं फरोज। तो उभार और इस तरह से गड्ढे की स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं रूमिनेट टाइप का एंडोस्पर्म। दूसरी हम महत्वपूर्ण एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, वह है मोज़ोइक एंडोस्पर्म। मोज़ोइक एंडोस्पर्म, मोज़ोइक एंडोस्पर्म जिससे तात्पर्य है कि दो पेचेस का फॉर्मेशन हो जाते हैं। यहाँ पर भी रेगुलर डिवीजन होगा और अलग अलग डिवीजन होंगे और जिससे टू पैचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे दो कलर के एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। इसमें हम देखते हैं व्हाइट कलर और दूसरा येलो कलर का, दो प्रकार के स्तर का निर्माण हो जाता है, जो मुख्य रूप से हमें किसमें देखने को मिलता है, जिया मेज में यह पाया जाता है। मक्के में इस तरह से एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है उस पर हम फोकस करते हैं। तो सिंपली टू टाइप से इसका निर्माण होगा ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि देखो, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई में हम सब जानते हैं कि दो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, और एक मेल गैमीट इसके साथ आकर के फ्यूजन करता है, तब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। परंतु इन दिस केस ऐसा होता है कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई ये सेपरेटली डिवाइड होगा और एक जो मेन न्यूक्लियाई है वह सेपरेटली डिवाइड होगा। दोनों के अलग अलग डिवाइड होने से जो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनता है वह क्या होंगे, दो लेयर या दो पैचेस का फॉर्मेशन कर लेता है, जो एक व्हाइट कलर का और एक येलो कलर से प्रदर्शित होता है। या देन सेकंड इसका रीजन हो सकता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं दो, तो एक मेन न्यूक्लियाई आकर के एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर लेते हैं और एक 2x का फॉर्मेशन किया और एक पोलर न्यूक्लियाई सेपरेटली डिवाइड होता है। और इस तरह से यह जो एक मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई और अलग एक पोलर न्यूक्लियाई, दोनों अलग अलग डिवाइड होते हैं और इससे दो पैचेस का फॉर्मेशन होता है और यह दो कलर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तीसरा महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पे हम बात करेंगे, वह है जीनिया। जीनिया शब्द सर्वप्रथम फोके नामक वैज्ञानिक ने दिया। जीनिया शब्द किसने दिया, फोके नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो जीनिया होता क्या है, देखिए, एंडोस्पर्म कहाँ पर बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट में या एंडोस्पर्म में। तो वहाँ पर जो एंडोस्पर्म में जो कैरेक्टर्स होंगे वह किस पर से इफेक्टेड होंगे, मुख्यतः जो है वह फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक या फीमेल प्लांट से ही वह इफेक्टेड होते हैं। परंतु देखा जा गया है कि वह एंडोस्पर्म में कहीं कहीं पर है कि पोलन ग्रेन के या मेल प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं उसके इफेक्ट से वह प्रभावित हो जाता है और पोलन ग्रेन की कैरेक्टर को वह एंडोस्पर्म शो करता है। तो ऐसा जो फिनोमिनन है उसको हम जीनिया
के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं उदाहरण के लिए, तो अगर कोई फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट, हम दोनों में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो फीमेल प्लांट में ये अगर बाय द वे व्हाइट कलर का है, व्हाइट इज ए रिसेसिव कलर, रेसेसिव कलर, और मेल प्लांट जो होता है यह जो है येलो कलर का है, येलो कलर का ये होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक प्रभावी कैरेक्टर होता है। फीमेल प्लांट में अब मान के चलिए यहाँ पर क्या होगा, एक सेल, एग न्यूक्लियस, और यहाँ पर मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक मेल गैमेट और दूसरा दो मेल गैमेट्स बनते हैं पोलन ग्रेन में। तो ये एक मेल गैमेट एज के साथ क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ये हो गया जाइगोट, और एक पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ मिलन करके क्या बना लेगा, यहाँ पर एंडोस्पर्म का यह फॉर्मेशन कर देगा। अब ये एंडोस्पर्म कलर होना चाहिए कैसे, व्हाइट, बट यहाँ पर कैसे होगा, ये येलो। मतलब कि जो एंडोस्पर्म है उस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पोलन ग्रेन का, किसका, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का प्रभाव पड़ता है, जो येलो डोमिनेंट कलर होता है, जिससे का एंडोस्पर्म कलर भी येलो हो जाता है। इसी फिनोमिनन्स को अपन जीनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे बात करते हैं वह है मेटाजीनिया। अगला पॉइंट है चौथा, मेटाजीनिया क्या होता है, मेटाजीनिया। देखिए अब हमने बात किया जीनिया की, तो जीनिया पे क्या होता है, पोलन ग्रेन का प्रभाव कहाँ पर होता है, एंडोस्पर्म में, तो उसको जीनिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके जो भी कैरेक्टर है मेल कैरेक्टर का, उसकी जो प्रभाव है वह आउटसाइड सेल ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म की बाहर की जो भी कोशिकाएं होती है उन पर वह प्रभावित या प्रभाव डालता है। जैसे कि न्यूशेलस या सीड कोट, जो टेस्टा और टेगमेन से मिलकर के बना हुआ होता है, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमेन, उस पर अगर हमारे पोलन ग्रेन का प्रभाव पड़ता है, जो डोमिनेंट उसका कैरेक्टर है वह कैरेक्टर इस न्यूशेलस और सीड कोट पर प्रभाव डालता है, तो इस फिनोमिना को अपन मेटाजीनिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, उसकी टाइप, डिफरेंट टाइप्स के एंडोस्पर्म, और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, जो हम जान गए हैं कि न्यूट्रिशन प्रदान करना ही इसका मुख्य रूप से इस ऑर्गन में जो ऑर्गन्स है उसका कार्य होता है। तो ये टॉपिक एंडोस्पर्म का समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।